नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट, जिन्हें सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को एक अलग ही लेवल दे सकते हैं। तो अपने हार्डवर्क, क्रिएटिविटी और आपके प्यार के साथ यहाँ की हर एक वीडियो आपके लिए एक अलग अनुभव लाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी में कुछ बेहतर करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं हम आज के अपने मॉक टेस्ट को। यूपीएससी पीटी का ये नेक्स्ट मॉक होने वाला है। अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें और कुछ और बेहतर करने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये आपसे पूछ रहा है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और वेदों की रचना किसके द्वारा हुई है? तो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित हैं वेद। ठीक है, और आपको बता दें अथर्ववेद में क्या मिलता है। तो अथर्ववेद में आयुर्वेद का ज्ञान है, आयुर्वेद और चिकित्सा संबंधी ज्ञान मिलता है। और यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ और मंत्रों का ज्ञान देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक, तो ये आपका राइट आंसर है सामवेद को। ठीक है, सामवेद यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, ये सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी। ये आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु वासी जो थे उन्होंने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी। तो ऑप्शन में है गेहूं, कपास, चावल या जौ। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु वासियों द्वारा सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो तो कई सारी थी, गेहूं, चावल, जौ, लेकिन सबसे पहले जो फसल उन्होंने खेती की थी वो थी कपास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अहमद शाह अब्दाली का सर्वप्रथम किस मराठा नायक से युद्ध हुआ था। ये आपसे पूछा जा रहा है। अहमद शाह अब्दाली जो था उसका सर्वप्रथम किस मराठा नायक से युद्ध हुआ था। ऑप्शन में है रघुनाथ राव, मल्हार राव, सदाशिव राव भाऊ या महादी सिंधिया। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, किससे युद्ध हुआ था? सदाशिव राव भाऊ जो था मराठा का सेनापति था, उसने अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध किया था। ये 1761 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई जिस नाम से जानी जाती है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो था 1761 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा जो सेनापति था सदाशिव राव भाऊ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और मराठा की हार के प्रमुख कारण था कि उन्होंने बहुत जो योद्धाएं थे, रघुनाथ राव, मल्हार राव, इनके अलावा किसे भेजा? सदाशिव राव भाऊ जो कि मराठा सेना का सेनापति था, इसे भेजा गया। इसलिए अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठा की हार हुई। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है सुमंत, अमात्य, प्रधान या पेशवा। तो यहाँ आपका राइट आंसर है शिवाजी की जो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल है उसमें सर्वोच्च आपका होता है पेशवा। पेशवा आपका सर्वोच्च होता है, इसे मंत्रियों का प्रधान बोला जाता है। ठीक है, पेशवा कौन था? ये मंत्रियों का प्रधान होता है पेशवा। मंत्रियों का प्रधान था पेशवा। ठीक है, राजा के बाद इसका ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। किसका? राजा के बाद जिसका अगर किसी का अधिक महत्व है तो वो किसका होगा? पेशवा का। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च पेशवा होता है जो कि मंत्रियों का प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या एनी बेसेंट। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 6 अक्टूबर 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी? तत्वबोधिनी सभा की। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता कौन थे? तो ऑप्शन है प्रजापति, विष्णु, महेश या इंद्र। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता जो थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता प्रजापति थे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे अब हम, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चंद्रहूड़ो से या लोथल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। यहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कहाँ से? कौन से स्थल से? मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को किस नाम से बुलाते हैं या क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा है कि भारत का विभाजन के लिए जो 3 जून 1947 को जो योजना बनाई गई थी वो किस नाम से बनाई गई थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट है, माउंटबेटन योजना के नाम से उस योजना को जानते थे। और इस योजना का उद्देश्य आपको बता दें तो इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था आपका, तो उद्देश्य क्या था माउंटबेटन योजना का? कि इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाए। भारत 2 भागों में विभाजित हो जाए। ठीक है, एक तो था भारत और एक दूसरा कौन सा था? पाकिस्तान। इस माउंटबेटन की योजना ये थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, 1885 में बम्बई में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कौन अध्यक्ष थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1885 बम्बई में हुआ था, और अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है मुल्लरदेव, अग्निमित्र, वसुमित्र या देवभूति। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था ऑप्शन नंबर डी, देवभूति। ठीक है, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। यहाँ आपका राइट आंसर है। अगर हम प्रथम शासक की बात करें, प्रथम शासक, आपसे प्रथम शासक भी पूछ लिया जाता है, तो आपका प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, सबसे पहला था पुष्यमित्र शुंग और सबसे लास्ट का था शासक आपका देवभूति। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है बृहद्रथ, जरासंध, बिंबिसार या अजातशत्रु। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बिंबिसार। राजा बिंबिसार जो थे उन्हें मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? बिंबिसार को। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन यहाँ आपका हो जाएगा कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। ये आपका राइट आंसर है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। ये कथन आपसे पूछा जा रहा है कि ये कथन किसका था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आपको नजर आ रहा है, लोकमान्य तिलक का कथन था ये। ठीक है, किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ने कहा था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि मौर्य वंश के संस्थापक, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है मौर्य वंश के संस्थापक
चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त जो थे वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री थे। इनके अन्य नाम भी आपको पता है, इन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से, कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इनके कई सारे नाम हैं। उनकी प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र, ठीक है। इनकी रचना भी आपसे पूछ ली जाती है कि चाणक्य की प्रमुख रचना कौन सी है, तो वो हो आपकी अर्थशास्त्र। चलिए अगली क्वेश्चन लेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। 14 क्वेश्चन नंबर है आपका, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन में है अशोक घोष, अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त, महेंद्र या मोगली पुत्र तिष। तो यहाँ आपका राइट आंसर है अशोक के शासनकाल में आयोजित जो बौद्ध संगीति हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, मोगली पुत्र तिष, ठीक है। कौन अध्यक्ष था उस बौद्ध संगीति का? कौन सी हुई थी? अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी आपकी? तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके मोगली पुत्र तिष। यहाँ आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अब हम, कि 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद निम्न में से किसने ग्रहण किया? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 27 मई 1964 को जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था, उसके पश्चात प्रधानमंत्री का पद जो था वो किसने ग्रहण किया था? ऑप्शन में है लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। कब किया था? गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 को। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ आपका राइट आंसर है खजुराहो मंदिर का जो निर्माण था वो चंदेल शासकों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। कब किया गया था? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में है क्लाइव, कॉर्नवालिस, एलागिन या हेस्टिंग्स। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और द्वैध शासन में था क्या? तो था द्वैध शासन में प्रशासनिक दायित्व जो है, प्रशासनिक दायित्व जो था, प्रशासनिक दायित्व वो तो बंगाल के नवाब के हाथों में था प्रशासनिक दायित्व, लेकिन राजस्व वसूली जो था, राजस्व वसूली का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। और रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन के बाद क्या हो गया था कि प्रशासनिक दायित्व जो था वो बंगाल के नवाब के हाथों में था, और राजस्व वसूली का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया था। ये था बंगाल में द्वैध शासन। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे अपना हम, कि निम्न में कौन सी ठंडी धारा नहीं है? पेरू, लेब्राडोर, ओकोस्टा, गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गल्फ स्ट्रीम है वो ठंडी धारा ना होके एक गर्म धारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म धारा है, ठंडी धारा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा अब आपका, कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? आपसे पूछा जा रहा है कि फीमेल हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या इंसुलिन। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो महिलाओं में स्रावित होता है, ठीक है। फीमेल में स्रावित होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है यकृत शोथ, मस्तिष्क ज्वर, मधुमेह या पीलिया। तो इंसुलिन से कमी से होने वाला रोग होता है आपका मधुमेह। मधुमेह जो रोग है
वो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है, डायबिटीज़ जिसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्न में किस वैज्ञानिक को भौतिक व रसायन विज्ञान दोनों का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, मैडम क्यूरी या न्यूटन। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम क्यूरी जो हैं इन्हें दोनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वैज्ञानिक जो थी भौतिक और रासायनिक, किस क्षेत्रों में, दोनों में प्राप्त हुआ है इन्हें, भौतिक विज्ञान में भी और रसायन विज्ञान में भी नोबेल प्राप्त हुआ है। और इन्होंने किसका आविष्कार किया है, तो इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया है इन्होंने, रेडियम का आविष्कारक हैं मैडम क्यूरी जी, ठीक है। रेडियम का आविष्कार किसके द्वारा हुआ है, ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आपका मैडम क्यूरी द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे अब ना हम, कि जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में हैं। ऑप्शन में है जापान, चीन, इंडोनेशिया या भारत। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा जावा और सुमात्रा द्वीप जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, इंडोनेशिया में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, इंडोनेशिया में हैं आपके जावा और सुमात्रा द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका कि मच्छकुंड परियोजना, जो परियोजना की बात हो रही है यहाँ पे, मच्छकुंड नाम की जो परियोजना है वो किन दो राज्यों की सम्मिलित जल परियोजना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ओडिशा सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की, ऑप्शन नंबर सी राइट है। किसकी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकार की मिलीजुली जल विद्युत परियोजना है। कैसी परियोजना है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकार की मिलीजुली जल विद्युत परियोजना है आपकी मच्छकुंड परियोजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल के द्वारा चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कितने प्रतिशत, 13.62%, ठीक है। इतना 13.62% चावल जो है वो पश्चिम बंगाल द्वारा उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, जो कि भारत का 13.62% पश्चिम बंगाल के द्वारा उत्पादन होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र जो हैं वो स्थापित किए गए थे। कौन कौन से, एक आपका हो जाएगा भिलाई, ठीक है, एक हो जाएगा आपका राउरकेला, भिलाई, राउरकेला, और एक दुर्गापुर। ये लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, आपसे पूछा जा रहा है देश में कुल कितने ग्रामीण बैंक हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है देश में कुल कितने ग्रामीण बैंक हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देश में कुल 56 ग्रामीण बैंकों की संख्या है। कितनी संख्या है, 56। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन है नई दिल्ली, सूरत, सिरपुर या हैदराबाद। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरपुर स्वर्ण रिफाइनरी जो है, ठीक है, सिरपुर स्वर्ण रिफाइनरी आपकी सबसे पहली भारत में स्थित स्वर्ण रिफाइनरी है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है इसका मुख्यालय, मुख्यालय आपका इसका मुंबई में है, और ये भारत की पहली एवं एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी है, ठीक है। कहाँ पर है, सिरपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको बेस्ट जीके के मॉक जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो 28 क्वेश्चन है आपका, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेश निर्मित भारत अपने देश के द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान, जगुआर, नागार्जुन, सारस या त्रिशूल। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारस, NAL सारस जो है, NAL सारस स्वदेश निर्मित बहुउद्देशीय यात्री विमान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे अपना हम
कि 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे। कि 16 जो कुल महाजनपद कितने हैं, 16 महाजनपद हैं, उनमें से कितने जनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। कुल मिला के आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद पड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके पड़ेंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी है 8 महाजनपद जो हैं। 16 महाजनपदों में कुल 8 जनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। कितने, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपका कि मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है मध्य पाषाणकालीन का स्थल जो है सराय नाहर वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ में स्थित है आपका। ठीक है, कहाँ पर, प्रतापगढ़ में स्थित है आपका सराय नाहर। और ये है कहाँ, ये प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर दूर गोखुर झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर दूर एक गोखुर झील है, गोखुर झील के किनारे स्थित है ये स्थल, गोखुर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, बक्सर की संधि या बंगाल की संधि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा बक्सर का युद्ध जो है वो समाप्त किया गया था 1765 ईस्वी में। ठीक है, कब, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के कारण बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका भारतीय कला परिषद किस जनपद में है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय कला परिषद जो है वो किस जनपद में है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में है आपका भारतीय कला परिषद और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, स्थापना आपकी हुई थी 1920 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे और क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ आपका हो जाएगा प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं जियाउद्दीन बर्नी, उनका जन्म किस जनपद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंदशहर में हुआ था और बुलंदशहर में होने के कारण ये अपने नाम के आगे बर्नी लगाने लगे थे। ठीक है, अपने नाम के आगे बुलंदशहर में जन्मे के कारण इन्होंने अपने नाम के आगे बर्नी लगाया था। ठीक है, बरन यानी बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी ने तभी बुलंदशहर में पैदा होने की वजह से अपने नाम के आगे बर्नी शब्द लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा आपका किसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आसफ-उद-दौला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, आसफ-उद-दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। पहला आपका था फैजाबाद, बाद में इन्होंने लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। और कब किया था, तो 1775 में। ठीक है, 1775 ईस्वी में आसफ-उद-दौला ने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा आपका इनमें से कौन सा युग्म सही है। ये आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही नहीं है यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको क्योंकि ये सब तो सही हैं, भरतनाट्यम जो है वो आंध्र प्रदेश का नहीं है, क्वेश्चन सही है, इनमें से कौन सा युग्म सही है यही पूछा जा रहा है। तो भरतनाट्यम तो आपका आंध्र प्रदेश का होता नहीं है, कुचिपुड़ी भी मध्य प्रदेश का नहीं है, कथक भी आपका केरल का नहीं है, लेकिन कथकली केरल का है। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है और कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथकली केरल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा आपका दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है। ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, जैमिनी रॉय, अरविंद घोष या नंदलाल बोस। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। ठीक है,
तो राजा रवि वर्मा द्वारा शकुंतला का फेमस चित्र बनाया गया है। ठीक, इसके द्वारा राजा रवि वर्मा जो कि केरल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इनके द्वारा दुष्यंत को प्रेम लिखती शकुंतला का एक प्रसिद्ध चित्र का बनाया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र का चित्रण किया गया है राजा रवि वर्मा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर अगला है 37 कि मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। ये आपसे पूछा जा रहा है, मुगल सम्राट अकबर जो था वो किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था। तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, नक्कारा। अकबर जो था वो नक्कारा को बहुत ही कुशलता से बजाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया गया है अभी। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है, और इसकी 2023 की थीम आपको बता दें, इस साल की थीम थी वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग। क्या थीम थी? वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग। ये इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 कि यूएनडीपी का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यूएनडीपी का पूरा नाम आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय आपको बता दें, इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। अगर आपसे यूएनडीपी का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको हिंदी में कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसकी 22 नवंबर 1965 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे अब हम कि गोरा किसकी रचना है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि गोरा रचना जो है वो किसकी है। तो गोरा रचना है आपकी ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर की। इसकी रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे। किसी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्म के लिए, विज्ञान के लिए, पर्यावरण के लिए या भाषाओं के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, विज्ञान में उत्कृष्ट शोध और अनुसंधान के लिए। ठीक है, विज्ञान में उत्कृष्ट शोध व अनुसंधान के लिए दिए जाते हैं, अनुसंधान के लिए दिए जाते हैं शांति स्वरूप भटनागर। और इस साल 2023 के लिए 12 युवा वैज्ञानिकों को दिया गया है। 12 युवा वैज्ञानिकों को 2023 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार आपका कृषि में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, कृषि में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की। ठीक है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ आपका हो जाएगा, अलीबाबा ने किस कंपनी की 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह आपसे पूछा जा रहा है कि अलीबाबा जो कंपनी है उसने किस कंपनी को 25% हिस्सेदारी का दी है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम। पेटीएम को 25% की हिस्सेदारी दी है किसने? अलीबाबा कंपनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 लेंगे अपना हम कि हाल ही में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, कि हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्कीमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है वो इन लोगों को किस क्षेत्र में दिया गया है। तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो परमाणु के छोटे समूह के खोज के लिए इन्होंने परमाणु के छोटे समूह की खोज की है। इस वजह से 2023 का रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इन लोगों को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 आपका, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं
कि हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो ये हैं आपकी सुधा मूर्ति जी, ये लेखिका हैं एक सुधा मूर्ति जी। इन्हें सम्मानित किया गया है ग्लोबल इंडियन अवार्ड से, ठीक है। कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? सुधा मूर्ति को, ठीक है। सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया है, जो कि कौन है? एक लेखिका हैं। ये कौन है? लेखिका हैं सुधा मूर्ति जी, इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-90 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-90 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये है आपका भारत। ऑप्शन नंबर डी, भारत देश ने सैफ अंडर-90 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है, ठीक है। और किसे हरा के? तो आपको बता दें, भारत ने कुवैत को हराकर 5-4 से कुवैत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है सैफ अंडर-90 फुटबॉल टीम का। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? कौन व्यक्ति जो है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो वो ये हैं आपके सुरेंद्र चावला जी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। सुरेंद्र चावला जी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे? सुरेंद्र चावला को। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसीलिए 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष पूरे भारत में आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्थापित किया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में डल झील में, कहाँ पर? डल झील में यात्रियों और सैलानियों की सुविधा के लिए डल झील में एक हाउस बोट पर, कहाँ पर? हाउस बोट पर एटीएम जो है वो बनाया गया है, ठीक है। श्रीनगर की डल झील में एक हाउस बोट पर जम्मू कश्मीर में पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है। ये आपके थे आज के 50 प्रश्न। और ये एक प्रश्न और है कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। ये कमेंट का है, कमेंट सेक्शन में आप लोग खाली है पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा आंसर इसका, ठीक है। आंसर आपको बताना है कि हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। पद्म अवार्ड्स जो होते हैं कितने होते हैं और कितनी हस्तियों को लिए चुना गया है, ये आपको कमेंट में बताना है। जिसको भी पता हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज आपके 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को जो है वो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको हम बेहतर से बेहतर जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लाएंगे, और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आता है सिर्फ वही कराया जाएगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।